हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है मानव विकास की अवधारणा। यानी गर्भ से लेकर उसके बाद जन्म और उसके बाद वृद्धावस्था और मृत्यु तक जो परिवर्तन शरीर में आते हैं वो एक मानव विकास है। उसकी क्या अवधारणा है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसका अर्थ है और कौन-कौन से वो चरण हैं जिसमें से होकर ये विकास गुजरता है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव विकास की अवधारणा कि किस तरह से व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं और जो परिवर्तन है वो किस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य से। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 28, सभी शरीर शुरुआत में अव्यक्त थे, वह मध्य में प्रकट होते हैं, ए भारत, और अंत में फिर से अव्यक्त हो जाएंगे, तो तुम इस बारे में क्यों शोक करते हो। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच अपना हथियार गांडीव धनुष नीचे रखकर बैठ जाता है और कहता है कि हे मधुसूदन, मैं इन लोगों की क्यों हत्या करूं जिनके साथ मैं बड़ा हुआ, जिनके आशीर्वाद से मैं पला बढ़ा, जिनके गोदी में मैं खेला, जिनसे मैंने सीखा। तो उस अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझते हुए श्री कृष्ण जिन्होंने जो उनको उपदेश दिया उसे भगवत गीता कहते हैं और उसी से मैंने ये श्लोक लिया है। इसका अर्थ है कि जीवन शून्य से जन्म लेता है, मध्य में खुद प्रकट होता है और अंत में शून्य में ही विलीन हो जाता है। यह स्वयं प्रकट होना मतलब जन्म के बाद की बात है। वह जगह है जहां 9 द्वार वाले घर में विकास प्रफुल्लित होता है, प्रफुटित होता है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 5 श्लोक 13 में इस शरीर को 9 द्वार वाला घर कहा है। कितनी सुंदर बात है ये। अभिव्यक्ति काल में जब स्वयं प्रकट होता है व्यक्ति, जब जन्म लेता है, उसको अभिव्यक्ति काल कहा है। में मन पर नियंत्रण और उसके शुद्धिकरण को विकास की प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति ने इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन पर नियंत्रण कर लिया और उसको शुद्ध कर लिया तो ये सबसे बड़ा विकास है। आगे देखिए, अध्याय 13 और श्लोक 6 कहते हैं गतिविधियों का क्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने इस शरीर को गतिविधियों का क्षेत्र भी कहा है, जिसे 5 महान तत्वों से अहंकार, इसको अहम, बुद्धि, अप्रकट आदिकालीन तत्व जिसको प्रकृति, इंद्रियों की 5 वस्तुओं और 11 इंद्रियों, दशैंक से ये बना हुआ है। और 11 इंद्रियां कौन कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 काम करने वाली इंद्रियां और मन। तो ये देखिए पंच महाभूत जिसमें श्री कृष्ण ने बताया है कौन कौन से हैं। 5 सकल तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, आंखें, जीभ, त्वचा और नाक। 5 काम करने वाली इंद्रियां, आवाज, हाथ, पैर, जनांग और गुदा और मन। तो ये 5 महान तत्व जिससे बना है एक गतिविधियों का क्षेत्र जिसे हम शरीर कहते हैं। भगवत गीता का देखिए अध्याय 13 का 7वां श्लोक क्या कहता है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। कर्म का क्षेत्र शरीर में सारी चीजें होती हैं और फिर उनकी इनमें आपस में अंत क्रिया भी होती है और इसे विकार कहा जाता है। शरीर एक गतिविधियों का क्षेत्र है और ये मृत्यु तक 6 परिवर्तनों से गुजरता है। सबसे पहला है अस्थि, अस्तित्व में आना, जायते, जन्म, वर्धते, विकास, विप्रानिमते, प्रजनन, अपक्षते, उम्र के साथ झुकाव यानी कि ह्रास, अंगों का ह्रास, शरीर का ह्रास, और अंत में विनाशति, मौत, मृत्यु यानी कि मृत्यु, शरीर का उस शून्य में फिर से विलीन हो जाना। और यह है यानी कि शरीर अपनी खुशी के लिए, अपने लिए आत्मा का समर्थन करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को खुश रख सके। अपने अंदर जो आत्मा है उसका वो समर्थन करता है और उस खुशी की खोज करता है। चलिए अभी देखते हैं वो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मानव विकास का अध्ययन किया। आई वॉन्ट टू टेल हियर, मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, पूरी लिस्ट ये नहीं है। बहुत से और लोग हैं जो कि उनका मेंशन करना यहाँ पर स्कोप से बाहर था, इसलिए मैंने केवल 7 मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पर मेंशन किया है। जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर
विकास का प्रासंगिक दृश्य कॉन्टेक्सचुअल व्यू पॉइंट, लेव वाइगोट्स्की सामाजिक विकास सिद्धांत, दुर्गानंद सिन्हा पारिस्थितिक मॉडल, हैरी फ्रेडरिक हार्लो सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास पर अनुलग्न का प्रभाव। अनुलग्न का मतलब होता है अटैचमेंट, जैसे हम किस तरह अपनी माँ से, पिता से, भाई बहन से, अपने घर से अटैच होते हैं, अनुलग्न का प्रभाव। एरिक एरिक्सन मनोवैज्ञानिक विकास यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट, और मनोसामाजिक विकास यहाँ पर आना चाहिए। और लॉरेंस कोलबर्ग यानी उन्होंने स्टडी की नैतिक विकास की। दोस्तों ये लिस्ट में फिर बता रहा हूं, इतनी नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो हमारे यहां पर मेंशन करना अपने स्कोप से बाहर है। अब विकास के अर्थ को समझते हैं। गर्भ से लेकर जन्म और वृद्धावस्था तक मनुष्य के जीवन में क्रमिक, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन या जीवन के दौरान नए चरणों को प्राप्त करना है विकास का अर्थ होता है। दो चीजें बताना चाहता हूं मैं। विकास है ये गुणात्मक है और मात्रात्मक होता है, यानी कि क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। और ये नए चरणों को प्राप्त करना, नया चरण मतलब आप शिशु, बचपन, किशोरावस्था, ये अलग अलग चरण है, इनको प्राप्त करना एक विकास है। विकास एक संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रवाह होता है। यस, ये एक प्रवाह है, एक फ्लो होता है जो जीवन के चक्र को प्रवाहमान बनाए रखता है। मतलब जीवन का जो चक्र है उसके अंदर जो प्रफुल्लित है उसको प्रवाहमान बनाए रखना ही विकास का एक मुख्य लक्ष्य होता है। पूरी पृथ्वी पर विकास का स्वरूप एक समान होता है। ये सभी में, पौधों में जानवरों में और मनुष्य में एक समान होता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति है प्रत्येक इंसान में यूनिक, एक्सक्लूसिव यानी कि अद्वितीय होती है। दोस्तों विकास के कुछ चरण मैंने यहां दिखाए हैं, आप देखेंगे। ये देखिए आप, प्रसव पूर्ण चरण 40 सप्ताह यानी 9 महीने। उसके बाद शिशु है 0 से 2 वर्ष, 0 का मतलब है जन्म से लेकर, ये बचपन 3 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 17 वर्ष, वयस्कता 18 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से ऊपर लगभग। और फिर ये वृद्धावस्था, वृद्ध दोबारा से उसी शून्य में विलीन होता हुआ। उसके बाद फिर प्रसवपूर्ण चरण और वही चक्र। यही है जीवन के प्रमुख चक्र, यही है जीवन काल, जीवन का चरण। परिभाषा क्या है? विकास प्रगतिशील, व्यवस्थित और अनुमानित परिवर्तनों का एक स्वरूप होता है जो गर्भाधारण से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। इसमें मनुष्य के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धि और गिरावट दोनों शामिल हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये शिशु, इसकी मसल्स में, इसके शरीर में परिवर्तन, वृद्धि हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, वृद्धि, उसके बाद चालू हो जाती है गिरावट। और ये गिरावट और वृद्धि दोनों ही विकास के अंग होते हैं। यानी विकास में वृद्धि भी होती है और गिरावट भी होती है। आप देखेंगे वयस्कता के बाद जब वृद्धावस्था आती है, यह भी एक विकास का चरण है, लेकिन ये वृद्धि नहीं है। यानी कि विकास के अंदर दोनों चीजें आती हैं, वृद्धि और गिरावट। विकास के कुछ उदाहरण देखिए आप। शारीरिक विकास कौन कौन सा है? मांसपेशियों और हड्डियों के सामर्थ्य में परिवर्तन, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। और आप देखेंगे वृद्धावस्था में दोनों चीजें कमजोर हो जाती है, ह्रास हो जाती है, ये भी विकास है। मनोवैज्ञानिक कौन कौन सा है? संज्ञानात्मक प्रणाली में परिवर्तन, सोचने की प्रक्रिया में, समस्या समाधान की क्षमता में, अवधान और अवधारणात्मक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आता है वो मनोवैज्ञानिक विकास होता है। सामाजिक, पारस्परिक संबंधों में सामाजिक अनुकूलन, कैसे एडेप्टेशन होता है, और सामाजिक व्यवहार आदि में परिवर्तन जो आता है, ये सारे के सारे विकास के कुछ उदाहरण हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे विकास को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, विकास को अलग घटना नहीं होती, आइसोलेटेड नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, ये 3 चीजें हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। इन तीनों की अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है वो एक चीज निकल कर आती है जिसे हम विकास कहते हैं। जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? माता पिता से विरासत में प्राप्त जीन, व्यक्ति की ऊंचाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क में परिवर्तन, दिल, फेफड़े और शारीरिक विशेषताओं के विकास को जो प्रभावित करते हैं वो जैविक प्रक्रियाएं तो हैं। संज्ञानात्मक देखें, मानसिक शंका यानी कि मेंटल फैकल्टीज में परिवर्तन, जैसे आपकी स्मृति बदल जाती है, अभिज्ञान यानी कॉग्निशन में परिवर्तन आता है, समझने में परिवर्तन आता है, एब्स्ट्रैक्शन में परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है, समस्याओं समाधान में परिवर्तन आता है, प्रत्यक्षण परसेप्शन में परिवर्तन जो आता है, ये सारा का सारा संज्ञानात्मक है। सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाएं, कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं,
एक बच्चा किस तरह से एक महिला से, एक पुरुष से कैसे वो इंटरेक्ट करना सीखता है, ये सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन है, ये विकास की एक प्रक्रिया है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, कैसे हम किसी घटना पर कोई स्टिमुलाई हमें मिलता है, उद्दीपक मिलता है, तो कैसे हम उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया उसके प्रति करते हैं। व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में परिवर्तन आता है, ये भी विकास की एक घटना है। ये सब क्या है? सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा आदि में हारने पर किशोर द्वारा दुख अभिव्यक्त करना। कोई किशोर बच्चा है, उसको आप देखेंगे कि अगर किसी कंपटीशन में हार गया है तो कितना उसको दुख होता है, उसको एक अंदर से जलन सी पैदा होती है कि मैं क्यों हार गया। ये क्या है? ये विकास का ही तो एक चरण है, सामाजिक भावनात्मक है, प्रतिक्रिया है। अब देखें विकास का जीवन काल परिप्रेक्ष्य से। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, वृद्धि और ह्रास। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल। चारों तरफ, हर तरफ शरीर में विकास, आपके शारीरिक विकास भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है आपका, और ये सारी चीज एक साथ चलती रहती हैं, इसलिए इसको बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल कहा है। विकास का स्वरूप अत्यधिक लचीला होता है, यानी इसमें सुधार की संभावना हमेशा होती है। कौशल और क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है। देख लीजिए आप, जब छोटा बच्चा होता है साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल चलाने के बाद थोड़ा सा और जब बड़ा होता है तो उसी साइकिल से वो स्टंट मारना सीख लेता है। अब देखें ये कौशल और क्षमताओं में सुधार हो गया ना, यही तो है विकास का स्वरूप। आगे देखें, विकास एक ऐतिहासिक स्थितियों से प्रभावित होता है, हिस्टोरिकल सिचुएशन से वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय जो 20 साल के व्यक्ति थे और आज जो 20 साल के व्यक्ति हैं, दोनों का जो विकास था वो अलग अलग है, क्योंकि उस समय इतिहास कुछ और था, उस समय कुछ स्थितियां अलग थी, उस समय इन्वायरमेंट अलग था और आज अलग है। इसीलिए कहा गया है विकास ऐतिहासिक स्थितियों से प्रभावित होता है। विकास का जो है समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, तंत्र विज्ञान आदि द्वारा अध्ययन किया जाता है। ये कुछ विषय हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो विकास को पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं। आगे देखेंगे हम, व्यक्ति की प्रतिक्रिया संदर्भ आधारित होती है, यानी कि विकास में एक बात मैं बताना चाहता हूं कि व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स होता है वो कोई ना कोई संदर्भ से जुड़ा होता है। यानी व्यक्ति अपनी विरासत, यहां पर विरासत का मतलब है जीन, तत्काल पर्यावरण, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। अब देखिए उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति है, एक किशोर है, भारत के अगर रहने वाला किशोर है, तो जो वो किसी भी उद्दीपक के प्रति अगर मान लिया जाए वो बहुत दिन बाद अपनी मां से मिला है, तो उसके मिला है तो उस समय जो प्रतिक्रिया वो करेगा वो किस पर आधारित होगी? कंटेक्स्ट पर होगी, उसकी विरासत, उसको जीन क्या मिली है, तत्काल उसका पर्यावरण क्या है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या सांस्कृतिक कारक है। वही किशोरावस्था, वही स्थिति, और वही एक बच्चा अपनी मां से मिला है। आप अरेबियन कंट्रीज में देखो, आप यूरोपियन कंट्रीज में देखो, आप नॉर्थ अमेरिकन देश जो कंट्रीज उनमें आप देखेंगे, वहां के किशोरों की अलग से प्रतिक्रिया होगी, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर होगी। यह विकास है। इसका मतलब यह हो गया कि विकास में व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया होती है संदर्भ आधारित होती है। हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं विकास से जुड़ी हुई। विकास की एक परिभाषा देखिए, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन पर्यंत बढ़ता है और बदलता है। दोस्तों यहां पर बढ़ना और बदलना है, बदलने का मतलब है ह्रास भी परिवर्तन। बढ़ना तो है, ये वृद्धि तो है ही है, और साथ में ह्रास भी है, ये दोनों चीजें विकास में होती हैं। लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं, ये शरीर के अंगों के आकार में वृद्धि, ऊंचाई का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, मस्तिष्क में विकास हो जाना, हाथों की उंगलियों का बढ़ जाना, शरीर के दूसरे अंगों का विकास, फेफड़ों का बढ़ जाना, ये सारी जिनमें बढ़ना, बढ़त होती है, वृद्धि होती है, और पूरी तरह पूरी संगठित हो जाते हैं, पूरा फंक्शन करने लग जाता है पूरा शरीर, तो एक तरह से संगठित होने लगता है। ये दर्शाता है समृद्धि को। समृद्धि में एक चीज याद रखना, इसमें वृद्धि पाई जाती है। इसे मापा या मात्राबद्ध भी किया जा सकता है। समृद्धि को कितनी ऊंचाई बढ़ी, बच्चे का कितना वजन बढ़ गया, आप माप सकते हैं, इसको मात्राबद्ध किया जा सकता है। विकास में दोनों चीजें होती है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, जबकि समृद्धि प्योरली क्वांटिटेटिव होती है। परिपक्वता देखते हैं, यह उन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो क्रमिक अनुक्रम का पालन करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल, एक ऑर्डर का पालन करते हैं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा, और बड़े पैमाने पर अनुवांशिक खाकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब इसके एक चीज के बाद दूसरी चीज होती है, परिवर्तन आता है शरीर के अंदर, मैच्योरेशन आती है, परिपक्वता आती है। निर्धारित कौन करता है इसको? इसको निर्धारित करता है जो आपका अनुवांशिक खाका है। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो हमें माता पिता से मिला था वो निर्धारित करता है, और यही ब्लूप्रिंट
विकास में समानताएं उत्पन्न करता है। चलिए क्रम विकास की परिभाषा बताइए। यह प्रजातियों के विशिष्ट परिवर्तनों से संदर्भित करता है, यानी स्पीसीज स्पेसिफिक जो परिवर्तन आते हैं वो क्रम विकास है। उदाहरण के लीजिए, 1.4 करोड़ वर्ष, लगभग इतने वर्ष पहले मनुष्य को बंदर माना जाता, वानर थे, महान वानरों से हमारा उद्भव हुआ है, हमारी पूछ नहीं है। अब हम बंदरों में हमारा फर्क है, हम अपने इंडेक्स फिंगर से और अपना जो अंगूठा है उसको मिला सकते हैं, आपस में टच कर सकते हैं, जिसके कारण से माचिस की तिल्ली या बहुत महीन काम हम कर सकते हैं जो बंदर नहीं कर पाते। ये क्या है? ये क्रम विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, और हर चीज में इवोल्यूशन हो रहा है, ये तो क्रम विकास है। यानी 4 हमने परिभाषाएं पढ़ी इसके अंदर: विकास, समृद्धि, परिपक्वता और क्रम विकास। मानव विकास के सिद्धांत। हम ये जानना चाहेंगे कि एक छोटा सा शिशु जब जन्म लेता है, किस प्रकार से वो एक बचपन से गुजरता है, फिर किशोरावस्था में आता है, फिर युवावस्था और वृद्धावस्था, अंत में किस प्रकार वह पंच तत्व में विलीन हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया, ये सारा विकास किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित है। वो कौन से सिद्धांत हैं मानव विकास के जो इस प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है कि छोटा सा शिशु एक दिन एक महान एथलीट बन जाता है, महान वैज्ञानिक, बहुत बड़ा एक प्रोफेसर, बहुत बड़ा एक। बचपन में जब वो शिशु होता है तो बिल्कुल असहाय होता है, लेकिन आप देखेंगे कि विकास की इस प्रक्रिया में कितने वो चरण को पार करता है और अंत में अपना एक लक्ष्य को पा लेता है। दोस्तों, ये सारा जो विकास है कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में इसे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। मानव विकास के कौन कौन से वो सिद्धांत हैं, जैसे मैंने अभी आपकी चर्चा की, कि हमारे इन चरणों को निर्धारित करते हैं। मैं शुरुआत कराता हूं आपकी सबसे पहले परिचय से। विकास क्या है? प्रत्येक इंसान में अभिव्यक्ति के आधार पर एक अद्वितीय मनोजैविक घटना होती है जिसमें इसकी प्रक्रिया एक समान होती है। इसको आप समझिए। वैसे साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि हर इंसान में, हर व्यक्ति के अंदर विकास होता है। उसकी विकास होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक जैसा होता है, लेकिन जो विकास होता है वो जब हमें दिखाई देता है, उसकी जो अभिव्यक्ति उसको कहते हैं, वो अलग अलग होती है, अद्वितीय मतलब यूनिक होती है। और ये कि साइको बायोलॉजिकल घटना होती है, यानी कि व्यक्ति का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है और बायोलॉजिकल उसका जैविक डेवलपमेंट भी होता है उसका। उदाहरण के तौर पर आप मानिए एक शिशु है, हमें सबको पता है, लगभग बच्चा जो है 9 महीने से 1.5 साल की इस अवस्था के बीच चलना सीख लेता है, अपने पैरों में चलना सीख लेता है। लेकिन कुछ बच्चे 9 महीने का चलना सीखते हैं, कुछ 10 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का, 1.25 साल का, इस तरह से वो चलना सीख लेते हैं। अब इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें प्रक्रिया, यानी कि उसका विकास उसके अंदर हो रहा है। जो बच्चा 9 महीने का सीखा है, एक बच्चा 1.5 साल का सीख रहा है चलना, दोनों में ये प्रक्रिया, इसको चलना सीखना है, ये प्रोसेस है, ये होगा ही होगा, लेकिन अद्वितीय है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा 9 महीने का सीख रहा है तो दूसरा भी 9 का ही सीखेगा, क्योंकि अद्वितीय है उसके अंदर। इंटेलिजेंस की बात हम देखते हैं, आप इसी तरह से उनकी संवेगों को, इमोशंस को हम देखते हैं, इसी तरह उसके अंदर डेवलपमेंट होता है और वो एक मनोजैविक घटना होती है। अभिव्यक्ति उसकी अद्वितीय होती है, यूनिक होती है, लेकिन प्रक्रिया एक समान होती है। ये आपको, मुझे लगता है, समझ में आया होगा। यह प्रक्रिया यानी कि विकास की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है, अनुक्रमिक होती है और तार्किक होती है, लॉजिकल है, क्रोनोलॉजिकल है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये जो एक अंतर्निहित स्वरूप पर आधारित होती है, यानी अंतर्निहित जो इनहेरेंट पैटर्न होता है, जो कि जेनेटिक पैटर्न क्या है हमारा, जीन्स। हम माता पिता से जीन्स लेते हैं, वो होता है अंतर्निहित स्वरूप, वो हमारा, और एनवायरमेंट, हमारा वातावरण, ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि व्यक्ति का विकास कैसे होगा। वो होगा लेकिन व्यवस्थित होगा, अनुक्रमिक होगा, तार्किक होगा, लेकिन वो अंतर्निहित स्वरूप पर आधारित होता है। ये होता है अंतर्निहित स्वरूप। इन अंतर्निहित स्वरूपों को ही हम मानव विकास के सिद्धांत कहते हैं या इन्हें कहा जाता है। ये सिद्धांत हमें विकास की प्रक्रिया की एक निश्चित डिग्री तक भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। मतलब निश्चित डिग्री तक भविष्यवाणी, मतलब आप कह सकते हो कि 11 से 12 साल या 11 से 13 साल, लगभग इसमें हम कहेंगे कि बच्चे के अंदर किशोरावस्था शुरू हो जाएगी।
हम ये नहीं कह सकते, मतलब निश्चित डिग्री है लेकिन कंफर्म नहीं है, बट निश्चित डिग्री तक भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों के अंदर 20 साल के होने के बाद किशोरावस्था शुरू होगी या 5 साल के किशोरावस्था शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पर क्लियर एक निश्चित डिग्री तक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर 11 से, ये जो सिद्धांत है इनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। अब हम देख सकते हैं विकास 3 सार्वभौमिक जैविक और 9 सामान्य सिद्धांतों का पालन करता है, यानी कि इसके अंदर कुल मिला के 12 सिद्धांत हैं। यानी 3 तो होते हैं सार्वभौमिक जो जैविक होते हैं, यूनिवर्सल बायोलॉजिकल है, और 9 सामान्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से हो? जैविक सिद्धांत देखिए, सिर है पदाभिमुख यानी सिफेलोकोडल, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। समीप, दूराभिमुख एवं ऑर्थोजेनेटिक, ये तो आपके हैं अब जैविक सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, स्वरूप की एकरूपता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत, अंतक्रिया का सिद्धांत और पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जैविक सिद्धांत। सबसे पहले आप देखेंगे जैविक सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनके अंदर मैंने बात की आपको, जैसे सिफेलोकोडल, सिर पदाभिमुख यानी कि सिफेलोकोडल, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, सिर है पदाभिमुख, इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसका अर्थ है सिर से पैर तक। सेफेलिक का अर्थ है सिर क्षेत्र, जबकि कोडल का अर्थ है पूंछ क्षेत्र। सिर मुख्य तंत्रिका क्षेत्र होता है। आपको पता है हमारे जो सिर के अंदर सारी तंत्रिका जो है ज्यादातर यही पाई जाती है। ये पूरा पूरा हेडक्वार्टर है के पास के क्षेत्र का विकास, यानी सिर के एरिया के पास के क्षेत्र का विकास शरीर के दूसरे क्षेत्र के विकास से पहले होना सिर पदाभिमुख विकास कहलाता है। अब आप इसका एग्जांपल देखिए, आप देख सकते हैं छोटा सा ये एक फीटस है, शिशु है मां के गर्भ में। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो सिर है शरीर के दूसरे हिस्से की बजाय ज्यादा विकसित है, ज्यादा बड़ा है। ये 0 से लेकर गर्भधारण से 5 महीने तक की जो अवस्था है उसमें ऐसा होता है। इसको हम सिफेलोकोडल यानी सिर पदाभिमुख कहते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, इसका अर्थ आप देख सकते हैं शिशु का सिर उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है, जैसे मैंने बताया, जिसके कारण वो पैरों से पहले हाथों का इस्तेमाल करना सीखता है। सिर पदाभिमुख विकास यह इंगित करता है कि प्रसव पूर्व अवधि यानी गर्भधारण से 5 महीने तक के दौरान सिर बाकी शरीर से पहले विकसित होता है। ये है सिफेलोकोडल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यानी कि सिर से लेकर इधर इसकी तरफ जो पूंछ की तरफ पहले इस बॉडी पोर्शन का विकास होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा और अंत में यहां तक होगा। इसको हम सिर पदाभिमुख कहते हैं। आप तीसरी पिक्चर में देखिए, ये सारे बच्चे हमने एक साथ दिखाए हैं इसमें कि देखिए इसका सिर बड़ा है, ये धड़ कैसा है, इसका सिर छोटा होता जाता है। यहां सिर छोटा नहीं हो रहा है, आपको छोटा दिखाई दे रहा है, सिर की अवस्था वही रहेगी लेकिन शरीर के बाकी अंगों का जो विकास होता चले जाता है। यही है सिरा पदाभिमुख यानी सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। ये बायोलॉजिकल सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, समीप दूराभिमुख यानी प्रोक्सिमो डिस्टल। समीप दूराभिमुख नाम से ही पता है, प्रोक्सिमी का अर्थ होता है समीप या पास और डिस्टल का है दूर। तो जन्म से पूर्व 5 महीने से लेकर, यानी कि जब 0 से 5 महीने सिफेलोकोडल होता है और 5 महीने से लेकर जन्म तक, जो बच्चे लेकर जन्म तक भ्रूण के शरीर का विकास अंदर से बाहर की ओर होने की प्रक्रिया को समीप दूराभिमुख विकास कहते हैं, यानी कि पास से लेकर दूर का विकास होना। अब आप देख सकते हैं यह उस विकास को संदर्भित करता है जो शरीर के केंद्र से निकलकर भारी सीमाओं की तरफ अग्रसर होता है। ये एक बच्चा है, यानी यहां से विकास इधर की तरफ होना, अंदर सेंटर से केंद्र से विकास बाहर की तरफ होना। यहां पर भी यही स्थिति है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये विकास यहां से होना, ये आपका समीप दूराभिमुख यानी पास से लेकर दूर का जो विकास है, यानी प्रोक्सिमो डिस्टल इसको हम कहते हैं। आप देखिए जब बच्चा छोटा होता है, जब बाय बाय करना हो तो पूरा हाथ हिलाता है, लेकिन जब और थोड़ा बड़ा हो जाएगा केवल हथेली हिलाना शुरू कर देगा। यानी कि पहले वो समीप से दूर की तरफ उसका विकास हो रहा है, उसका इस्तेमाल करना उसको आ जाता है। यही है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। और तीसरा और अंतिम बायोलॉजिकल सिद्धांत है ऑर्थोजेनेटिक। ऑर्थोजेनेटिक है, इसे प्रगतिशील क्रम विकास के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल इवोल्यूशन है। इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। कार्य करने की सभी पहलुओं का विकास। कौन कौन से पहलू होते हैं हमारे? ज्ञान है, परसेप्शन है, परसेप्शन को कहते हैं, धारणा है, रिकॉग्निशन इत्यादि। ये सारे, जैसे ये हो गया
उसके बाद विशेषज्ञता प्राप्त करने की कमी से विशेषज्ञता प्राप्त करना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पदानुक्रमिक एकीकरण तथा स्पष्ट उच्चारण में वृद्धि को ऑर्थोजेनेटिक विकास कहा जाता है। ये हेंज वर्नर 1975 में बताते हैं। ये क्या, एक एक बताता हूं इसमें मैं। जैसे विशेषज्ञता प्राप्त करने की कमी है, उसके बाद विशेषज्ञता प्राप्त करता है, वो स्पेशलाइजेशन उसका हो जाता है। आप देखिए बच्चा पहले ऐसा चित्र बनाएगा, फिर ऐसा बनाएगा, फिर ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाता है, ऐसा बनाता है, और आप देखिए बाद में बहुत बड़ा चित्रकार भी बन सकता है। हो रहा है नहीं डेवलपमेंट, यानी विशेषज्ञता प्राप्त। यहां पर इसके अंदर विशेषज्ञता प्राप्त उसको नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो विशेषज्ञ प्राप्त करना सीख लेता है। पदानुक्रम मतलब एक क्रम में होता है, एकीकरण था उच्च स्पष्ट उच्चारण में भी। आप उच्चारण देखिए क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति उसको दिखता है, वो मम्मी पापा उसको बोलता रहता है, बाद में उसको बोलना शुरू हो जाता है वो। यह स्पष्ट उच्चारण में जो बात उसका विकास होता है उसको हम ऑर्थोजेनेटिक कहते हैं। थोड़ा सा और सीख लेते हैं इसमें। जटिल कौशल से पहले सरल कौशल का विकास ऑर्थोजेनेटिक विकास का एक प्रकार होता है। पहले जटिल कौशल, बाद में पहले सरल कौशल होता है, फिर जटिल होता है, और ये एक ऑर्थोजेनेटिक है। अब हम बात करते हैं सामान्य सिद्धांतों की। इन पिक्चर के माध्यम से मैंने दिखाया है किस प्रकार छोटा बेबी है, बिल्कुल ये शिशु है, छोटा सा बच्चा अडोलसेंट, और प्रौढ़ में आ गया, थोड़ा सा बुजुर्ग, रिटायरमेंट के नजदीक, और अंत में रिटायरमेंट। और ये बच्चों की एक पिक्चर जो आपको दिखाती है कैसे हमारा सिद्धांत होता है। सामान्य सिद्धांत की बात करते हैं हम। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका अर्थ है कि विकास जीवन चक्र के माध्यम से निरंतर होता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये निरंतर है, चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हवाएं बहती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे आपका मन चंचल है, वो लगातार निरंतरता उसमें एक बनी रहती है। जैसे आपका प्राण वायु चलती रहती है, ऐसे ही विकास में निरंतरता की एक सीढ़ी पर चलता रहता है। यह मानव के दोनों अनुक्षेत्रों मनोवैज्ञानिक और शारीरिक में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया। याद रखना, विकास एक निरंतर परिवर्तन है। दूसरा सिद्धांत विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत, यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की जो दर है वो कभी समान नहीं होती है। हालांकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन संज्ञानात्मक, शारीरिक और जीवन की अवस्थाओं में इसकी दर में समानता नहीं होती है। उदाहरण के लिए दो बच्चों की लंबाई अलग अलग दर से बढ़ सकती है, संवेगों के मामले में यही हाल है। लेकिन दोस्तों बढ़ाई, उनकी लंबाई बढ़ेगी जरूर, संवेगों में विकास होगा जरूर, लेकिन दर अलग अलग होगी उसकी। इस चीज को कहते हैं विकास की दर में समानता की कमी का सिद्धांत। और तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक इंसान की आनुवांशिक संरचना अद्वितीय और अनन्य होती है। दोस्तों जो हमारी जेनेटिक, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, आनुवांशिक संरचना है, वो यूनिक होती है और बिल्कुल आइडेंटिटी उसकी सबसे अलग होती है। इसीलिए विकास सभी आयामों में तदनुसार विशिष्ट होता है, यानी कि स्पेसिफिक होता है, स्पेशल होता है, यूनिक होता है विकास। यही था व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। चौथा हम देखते हैं स्वरूप की एक रूपता का सिद्धांत, यानी स्वरूप, विकास का जो स्वरूप है, प्रोसेस है, उसका जो है पैटर्न है, वो विकास का स्वरूप समरूप और सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। आप इसको कहीं देख लो, साइबेरिया में जाके आप देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देख लो, भारत में आप जाके देख लो, दुनिया के किसी भी कोने में देख लो, सार्वभौमिक है, समरूप है। इसका अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जैसे भाषा का विकास, चलना सीखना आदि विशिष्ट दर और अभिव्यक्ति के साथ एक निश्चित और समान स्वरूप में विकसित होती है सारी प्रक्रियाएं, और इसी को कहते हैं स्वरूप की एकरूपता का सिद्धांत। पांचवा देखते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद बच्चा विशिष्टता की तरफ बढ़ता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार शुरुआत में बच्चा सामान्य प्रतिक्रिया देता है और फिर धीरे धीरे विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को करना सीखता है। जैसा मैंने पहले बताया, उदाहरण के लिए बाय बाय करते वक्त शुरुआत में बच्चा पूरे हाथ को हिलाता है, कई बार तो सिर को, पूरी बॉडी को हिलाता है, और फिर केवल हथेली को लहराना सीख जाता है। भाषा के संदर्भ में भी ऐसा ही होता है, जहां वो सभी व्यक्तियों को मम्मी डैडी या माँ पिता आदि करके बुलाता है, माँ माँ पापा पापा ऐसे बोलता है, लेकिन बाद में वो सीख जाता है कि ये मेरी चाची है, ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मामी है, ये सारी चीजें बाद में सीख जाता है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत इसे ही कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास संपूर्णता से विशिष्टता और विशिष्टता से संपूर्णता में होता है। ये कुपुस्वामी कहते हैं 1963 में, जो विकास है संपूर्णता से विशिष्टता में आता है और विशिष्टता से संपूर्ण में होता है। इसका अर्थ है कि शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का एक एकीकृत प्रयास होता है। एग्जाम्पल के आप सब देख सकते हैं कि सारे अंग एक साथ मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, और उन सभी का जो विकास है एकीकरण के माध्यम से होता है। यही एकीकरण का सिद्धांत। पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत,
एक प्रसिद्ध कहावत है दोस्तों कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रहता है। हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी। ये क्या है? ये प्रसिद्ध कहावत बताती है कि एक अंग का विकास प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शरीर के अन्य अंगों के विकास से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए मान लो आप अगर किसी के मस्तिष्क में कम विकास हुआ है तो ये प्योर है कि भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं में भी उसमें कमी पाई जाएगी। ये क्योंकि सारे जो विकास है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी के एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इसी को हम पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत कहते हैं। अंतक्रिया का सिद्धांत, आंतरिक और बाहरी प्रभाव यानी अंतक्रिया मतलब इंटरेक्शन। देखिए आप शरीर के अंदर भी कुछ एनवायरमेंट है, एक एनवायरमेंट बाहर है। इन दोनों जो इफेक्ट्स हैं, दोनों एनवायरमेंट है आपस में अंतक्रिया करते रहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि दोनों संवृत्त है विकास में जीन और मनोसामाजिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। आपका जो जीन है माता पिता से लिए आपने वो और आपका जो एनवायरमेंट है दोनों मिलते हैं, अंतक्रिया करते हैं और फिर आपके विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यही है अंतक्रिया का सिद्धांत। और अंत में पूर्वानुमान का सिद्धांत, जैसे कि हमने चर्चा की है, विकास स्वरूप और निरंतरता के समानता के सिद्धांत का पालन करता है, यानी कि स्वरूप और निरंतरता उसके अंदर समान रहती है, जो ये दर्शाता है कि इसके अनुक्रम की भविष्यवाणी की जा सकती है। यही सिद्धांत का मुख्य पार्ट है कि हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बाबेन्स्की नवजात शिशुओं में पाए जाने वाली एक अनैच्छिक प्रक्रिया होती है जो 8 से 12 महीने की उम्र में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब बाबेन्स्की क्या है मैं बताता हूं आपको। जो छोटा शिशु है 8 महीने से छोटा है या 9 महीने थोड़ा छोटा है, उसका जो पैर है उस पैर के बिल्कुल तलवे के अंदर आप अपनी उंगली से दबाइए। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अपने उंगलियों को, पैर की उंगलियों को पीछे की तरफ करेगा और बाद में ऑटोमेटिकली उसको अंदर की तरफ खींच लेगा, अपने जहां पर तलवे की तरफ खींच लेगा। ये आप करके देखना। ये इसको बाबेन्स्की रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्स प्रक्रिया कहते हैं। और कमाल की बात ये 8 से 12 महीने बाद ये सब खत्म हो जाता है, बच्चा फिर नहीं करता इसको। आप अपने यहाँ करके देखना, आप नहीं करोगे ऐसे। इसी को बाबेन्स्की कहते हैं और ये पूर्वानुमान का सिद्धांत। हम पूर्वानुमान कर सकते हैं अगर 7 महीने का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है तो ये बाबेन्स्की प्रतिक्रिया अनैच्छिक क्रिया को जरूर करेगा। दोस्तों ये थे हमारे सिद्धांत, जिसमें 3 हमने बायोलॉजिकल पढ़े और 9 हमने सामान्य सिद्धांत पढ़े। ये मैंने रेफरेंसेज है जहां से मैंने लिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका, को डाउट, क्रिटिकल कमेंट, कोई सजेशन आपके मन में हो, आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल मैंने आपको बताई है, vermasujit@yahoo.com। हम आपके सुझावों को पूर्ण रूप से संकलित करेंगे, सम्मिलित करेंगे और उनको वंस अगेन थैंक्स फ्रेंड्स।